आज मैं आपको ब्लॉक 4 की यूनिट 5 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट CHO0002 की लास्ट यूनिट 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जल्दी से हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, इवोल्यूशन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे आया, क्या कौन सी वैक्सीन है इसके अंदर, ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, ठीक है, ओपन वाइल पॉलिसी क्या है और मिशन इंद्रधनुष क्या होता है। इसके अलावा जो नॉर्मली आपके वाइवा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन से पूछे जा सकते हैं और नॉर्मली थोड़े जो वैक्सीन हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कोल्ड चेन, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन और क्या रीज़न है कि लो इम्यूनाइजेशन कवरेज हो रहा है और कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है ईच वैक्सीन की और इंजेक्शन सेफली एंड वेस्ट डिस्पोजल। हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है ये। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये आता है कि जो इम्यूनाइजेशन है एक बहुत ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट करता है अगर प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए वैक्सीन को। इम्यूनाइजेशन हेल्प करता है, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से और रिड्यूस करता है डिजीज़ को एक से दूसरे में फैलने से, ठीक है। अगर हम फुल इम्यूनाइजेशन बच्चे का हो प्रॉपर तरीके से तो हम प्रिवेंटेबल कर सकते हैं डिजीज़ को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को 1985 में लॉन्च किया था, जो कि लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है वर्ल्ड का। इसके अलावा नेशनल वैक्सीन पॉलिसी भी रिवाइज की थी 2011 में, जो कि एक गाइडेंस का काम करती है, डिसीजन मेकिंग करती है और उस प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कि जो भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जिससे रिलेटेड जो भी वैक्सीन से रिलेटेड जो भी डिसीजन ले जाते हैं वो किसके थ्रू ले जाते हैं, वो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होता है इम्यूनाइजेशन का। इनमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, नेशनल प्रोग्राम लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये सब मिलकर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं, उनमें वैक्सीन्स को, न्यू वैक्सीन्स को अप्लाई करते हैं। इस तरीके से जो भी डिसीजन ले जाते हैं वो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। इस यूनिट में हम क्या क्या देखेंगे, ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है, मिशन इंद्रधनुष, कोल्ड चेन वैक्सीन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। इसका ये उद्देश्य है कि जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव हो, रिलायबल और इस्टेब्लिश हो कोल्ड चेन और हेल्थ फैसिलिटी लेवल तक अच्छे से वैक्सीन्स प्रॉपर तरीके से रहे, मॉनिटरिंग होनी चाहिए परफॉर्मेंस की और जो वैक्सीन प्रोडक्शन हो वो सेल्फ कंप्लीट सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए। क्या स्कोप एंड एलिजिबिलिटी है, जो इंडिया है वो सबसे लार्जेस्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वर्ल्ड में पूरे में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स यूज़ हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज कवर हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी डिजीज़ है उसको हम कम कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो भी बेनिफिशरीज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीन्स उपलब्ध हो पा रही हैं, ठीक है। जो बेनिफिशरीज है कौन आते हैं उसमें, प्रेग्नेंट वुमेन आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर वो इम्यूनाइजेशन उनका प्रॉपर तरीके से वहाँ पर उनको मिल जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसका अचीवमेंट क्या है, इसका बिगेस्ट अचीवमेंट है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट मतलब बाहर हो चुका है स्मॉल पॉक्स, अभी स्मॉल पॉक्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो पोलियोमाइलाइटिस हैं जिसकी वजह से जो पोलियो डिजीज़ हो रही थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा जो वैक्सीन्स के थ्रू कुछ प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है उनको हम रोक पा रहे हैं। क्या इवोल्यूशन है, किस तरीके से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डेवलप हुआ है, तो फर्स्टली 1978 में एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI आया था, जो वो कुछ लिमिटेड ही रह गया, मतलब कुछ अर्बन एरिया में ही पाया जाता था, इसलिए इसको फिर और मॉडिफाई किया गया और 1985 में इस प्रोग्राम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाया गया, जिसके थ्रू 6 वैक्सीन्स प्रिवेंटेबल डिजीज़ को कंट्रोल किया गया।
ठीक है। इसके थ्रू कौन कौन सी चीज़ें जो की गई, इसमें कोल्ड चेन इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, मॉनिटरिंग की गई, प्रॉपर उसकी जो भी कैपेसिटी उसको इन्हांस किया गया, ठीक है। इसके अलावा 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन डेवलप किया गया। 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के थ्रू हमें उसको और ज़्यादा उसको बढ़ाया गया। 1997 में RCH प्रोग्राम आया, 2005 में NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन में कन्वर्ट हो गया एंड 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप एक बार उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सी ईयर में कौन सा प्रोग्राम आया है, ठीक है। अब कौन कौन से वैक्सीन्स है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। फर्स्ट है BCG, बैसिलस कैलमेट ग्योरिन। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो प्लीज़ आप ये याद रखिए, BCG मीन्स होता है बैसिलस कैलमेट ग्योरिन। DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस टॉक्सोइड। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। मिजल्स, हेपेटाइटिस B, टिटनेस टॉक्सोइड। जेपनीज एंसेफेलाइटिस एंड हिब इज पेंटावेलेंट वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन मतलब होती है 5 वैक्सीन से मिलके वैक्सीन में बनाई गई है, ठीक है। ये कुछ ही स्टेट में पाई जाती है। इन 6 कम्प्लीटली मतलब डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये वैक्सीन्स को बनाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है इन वैक्सीन के थ्रू, अंडर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, हेपेटाइटिस B, जापानीज एंसेफेलाइटिस जिसे हम नॉर्मली ब्रेन फीवर भी कह सकते हैं, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया जो कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B से होता है। इन सब डिजीज़ को रोकने के लिए ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉलो किया जाता है। अब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है वैक्सीन एंड इट्स प्रेजेंटेशन, मतलब वैक्सीन के बारे में और वो किस फॉर्म में होती है, किस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है, किस रूट के द्वारा दी जाता है और कितनी डोज दी जाती है और क्या वैक्सीन का शेड्यूल है। तो फर्स्ट है BCG, जिसे बोलते हैं बैसिलस कैलमेट ग्वारिन। ये एक लाइकोफाइलेस्ड वैक्सीन होती है, मतलब पाउडर फॉर्म में होती है, फ्रीज ड्राइंग फॉर्म में होती है, ड्राइंग नॉट लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करती है और इसे इंट्राडर्मली दिया जाता है, एक डोज दी जाती है ओनली इसको, या फिर एट बर्थ, जैसे बच्चे का बर्थ होता है तब दी जाती है, या फिर अप टू 1 साल के अंदर अंदर इसको दी जाती है। अगर उसको पहले नहीं दी गई हो तो ओनली 1 डोज दी जाती है BCG की। सेकेंड है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो लिक्विड फॉर्म में होती है। ये पोलियो से प्रोटेक्ट करती है, ओरली इसको दिया जाता है। इसकी टोटली 5 डोज होती है, ठीक है। एक तो फर्स्ट जो बर्थ होती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद दी जाती है, उसके बाद 3 डोसेज दी जाती है 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स में, और लास्ट उसको बूस्टर डोज दी जाती है 16 टू 24 मंथ्स के अंदर। इस तरीके से इसकी 5 डोजेज होती है। फिर नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B, जो कि लिक्विड वैक्सीन है। इसको IM इंट्रामस्कुलरली दी जाती है। इसमें 4 डोसेज दी जाती है। फर्स्ट तो बर्थ डोज है जो विद इन 24 आवर्स दी जाती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में। इसके अलावा 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस टॉक्सोइड। ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। IM दिया जाता है, इसके भी 5 डोज होते हैं 6, 10, 14 वीक्स में। उसके अलावा 2 बूस्टर डोज होते हैं DPT के। फर्स्ट जो होता है 16 टू 24 मंथ में, और सेकंड डोज जो होता है वो 5 टू 6 ईयर ऑफ एज में दिया जाता है। मिजल्स लायोफाइलाइज्ड वैक्सीन, मिजल्स भी जैसे BCG फ्रीजिंग ड्राइंग फॉर्म में होता है, ये भी फ्रीजिंग ड्राइंग फॉर्म में होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है। ये मिजल्स से रोकता है, इसको सबक्यूटनेस दिया जाता है, और ये इसकी टोटल 2 डोजेज होती है जो कि 9 टू 12 मंथ में दी जाती है फर्स्ट डोज, और सेकंड डोज 16 टू 24 मंथ्स में दी जाती है। हिप वैक्सीन जिसे पेंटावेलेंट वैक्सीन में इंक्लूड किया गया है, ये हिप न्यूमोनिया से रोकता है या हिप मेनिंजाइटिस से प्रोटेक्ट करता है। इससे IM दिया जाता है। इसकी टोटल 3 डोजेज होती है 6, 10 एंड 14 वीक्स ऑफ एज में, ठीक है। जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये भी लायोफाइलाइज्ड वैक्सीन होती है। जापानीज एंसेफेलाइटिस ब्रेन फीवर से प्रोटेक्ट करता है, सबक्यू दिया जाता है। इसकी 2 डोजेज होती है सेम 9 टू 12 मंथ एंड 16 टू 24 मंथ्स में। TT टिटनेस, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है 2, ठीक है। एक तो 10 ईयर में
और एक 16 ईयर में। और प्रेग्नेंट वुमेन को भी 2 डोसेज दी जाती है, एक तो अर्ली जब पता चलती है डायग्नोस होती है, उसके बाद 1 ईयर बाद दिया जाता है, ठीक है। और अगर मदर ने अगर 3 ईयर्स के अंदर अंदर अगर प्रेगनेंसी फिर से कंसीव कर लिए तो उसको ओनली 1 बूस्टर डोज दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो IPV के रूप में जाना जाता है। ये पोलियो से प्रोटेक्ट करता है, इसको इंटरडर्मली दिया जाता है। ये 2 डोजेज में दिया जाता है 6 एंड 14 वीक्स में। कुछ ही स्टेट्स में इंट्रोडक्शन हुआ है इस वैक्सीन का। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल वैक्सीन, ये भी पोलियो को प्रोटेक्ट करता है। इसका अभी तक रूट आइडेंटिफाई नहीं है और ये अभी तक नहीं दिया जाता कहीं, बट इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रखा गया है कि 6 वीक और 10 वीक में इसको दिया जाता है, ठीक है। जो जापानीज एन्सेफलाइटिस है, ये सब है, ये कम्प्लीटली अभी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इन्होंने जो एडवाइजरी ग्रुप है इन्होंने इसमें रिकमेंड किया है, ठीक है। इसके अलावा रोटा वायरस है जो कि डायरिया से प्रिवेंट करता है। रोटा वायरस वैक्सीन्स होती है जो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूबेला वैक्सीन, इसको भी जो वैक्सीन है इसके साथ करके मीजल्स वैक्सीन के साथ इंक्लूड किया जाता है 9 मंथ में और 16 to 24 मंथ्स में, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन वाइल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है? ओपन वाइल पॉलिसी जब हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, चला रहे हैं, या बच्चा उसके लिए आ रहा है इम्यूनाइजेशन के लिए, उस दौरान अगर वाइल को ओपन कर लिया जाता है, उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कब डिस्कार्ड करनी है, किस तरीके से उसका यूज़ करना है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। अगर ये वैक्सीन्स जो लिक्विड फॉर्म्स में थी उन वैक्सीन्स के लिए, जैसे कि OPV, TT, DPT, हेपेटाइटिस B, ये सब लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और उसके अलावा पेंटावलेंट वैक्सीन, इन वैक्सीन्स पे ये फॉलो होता है, ठीक है। जो कि हम इन वैक्सीन्स को अप टू 4 वीक्स तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये ओपन भी है तो। लेकिन अगर हम इसका प्रॉपरली कंडीशन मैट हो तब, मतलब हमने इसको प्रॉपरली ध्यान रखो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनको हम कंटामिनेशन से बचाना है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है? तो फर्स्ट है एक्सपायरी डेट पास नहीं होनी चाहिए। ये जो वायल है ओपन, उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना चाहिए। जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन रहना चाहिए, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटेड में रहना चाहिए, ठीक है। जो वैक्सीन वायल सेप्टम है, मतलब जो भी इंजेक्शन का अंदर गया है वो वाटर से, मतलब कोई वाटर या कोई कंटामिनेट कोई भी अंदर नहीं गई हो, ठीक है, उस वायल के अंदर। सेप्टिक टेक्निक हमें प्रॉपर यूज़ करनी है। और अगर वैक्सीन वायल मॉनिटर है तो उसको भी हम प्रॉपर तरीके से जांचना है, चेक करते रहना है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हमें वो वायल को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। पोटेंसी और सेफ्टी का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जो पोटेंसी मतलब होता है कि सेंसिटिविटी, सारी वैक्सीन्स क्या होती है, हीट सेंसिटिविटी होती है, तो हमें वो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करना है कि जो फ्रीज और ड्राइड लायोफाइलाइज जो वैक्सीन्स होती है वो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है, ठीक है। और जो लिक्विड फॉर्मुलेशन जो वैक्सीन्स होती है, ठीक है, उनको तो हम कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन जो पोटेंसी होती है उनको हम डाइल्यूट करने के बाद हमको प्रॉपर तरीके से ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं। सेफ्टी मतलब रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, पैथोजेंस के कंटामिनेशन से हमको बचाना है, ठीक है। हायर प्रॉब्लम होती है कि अगर हमने सेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं करी तो कंटामिनेटेड हो सकती है वायल और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर तरीके से ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या होता है? मिशन इंद्रधनुष में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कंटिन्यू, इसका जो पर्पस है वो है कि फुली इम्यूनाइज करना है कंप्लीट चिल्ड्रन को, ठीक है। 65% जो चिल्ड्रन हैं 1 साल की लाइफ में मतलब कम्प्लीटली उनको कवर हो रहे हैं, ठीक है। और एवरी ईयर कंप्लीट 1% to 1% ईयर बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यू, ना, इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू। इस प्रोग्राम के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष को जोड़ा है दिसंबर 2014 में। इसका गोल ये है कि हमें इंश्योर करना है कि सभी जगह इम्यूनाइजेशन फॉलो हो, सभी जगह वैक्सीन्स अवेलेबल हो और चिल्ड्रन
अप टू 2 ईयर और प्रेग्नेंट वुमेन सभी इसमें कवर्ड हो और सभी को हाई क्वालिटी का रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज मिले और स्ट्रेंथनिंग हो हेल्थ सिस्टम, ठीक है, ओवर ईयर टू कम, जो भी साल आ रहे हैं उसमें कम्प्लीटली कवर हो, ठीक है। जैसे ही ये प्रोग्राम्स आगे बढ़ा, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत 4 राउंड्स होते हैं, मतलब इस मिशन को चलाने के लिए जो फर्स्ट राउंड होता है वो 7 अप्रैल 2015 फिर कंटिन्यू हुआ, फिर नेक्स्ट 3 राउंड मई जून जुलाई में कंटिन्यू चला। इन राउंड्स में कंटिन्यू एक तरीके से स्क्रीनिंग की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितना ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये सभी जगह फॉलो किया जाता है इस प्रोग्राम को और डिटेक्ट किया जाता है कि कोई मिस्ड आउट ना हो चिल्ड्रन को। वो डिटेक्ट करने के लिए हमें होम विजिटिंग करके कंप्लीट फेज़ को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इस मिशन इंद्रधनुष में हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जाता है और उस पर इंटेंसिव एफर्ट करके उन्हें स्पेशल इम्यूनाइजेशन ड्राइव मतलब प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है, इम्यूनाइजेशन को कवरेज किया जाता है कंट्री के अंदर, ठीक है। जो मिशन इंद्रधनुष का मतलब है कि 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, मतलब उसका टारगेट होता है इम्यूनाइज करना है ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जो 7 डिजीज़ मतलब कंप्लीट जो 7 है प्रिवेंटेबल डिजीज़ को, 7 जो डिजीज़ को रोका जाए सभी जगह। तो इसका मतलब है मिशन इंद्रधनुष मतलब हमें 7 डिजीज़ को रोकना है, ठीक है। इस प्रोग्राम के थ्रू जो 7 डिजीज़ हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। नेक्स्ट है वैक्सीन्स अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो वैक्सीन्स कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो बीसीजी वैक्सीन्स हैं वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, फ्रीज ड्राइड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, मतलब ड्राइड फॉर्म में होती है, ठीक है। इसका जो डोज है मतलब 1 मंथ का जो बच्चा है उससे जो बच्चा 1 मंथ के अंदर अंदर ये कंप्लीट जैसे बर्थ होता है उसके बाद लगाई दी जाती है, 1 महीने के अंदर 0.05 ml ये डोज लगाई जाती है। अगर 1 महीने के बाद अगर ये लगा रहे हैं तो 1 साल तक 0.1 ml इसके डोज हो जाती है, ठीक है। इसको जो बीसीजी है बैसिलाई कैलमेट-क्यूरिन है उसको डाइल्यूट किसके थ्रू किया जाता है, नॉर्मल सेलाइन के थ्रू। ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें सभी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जिसका बीसीजी को डाइल्यूट किससे किया जाता है, नॉर्मल सेलाइन से किया जाता है। और इस नॉर्मली जो फ्रीज ड्राइड बैक्टीरियल वैक्सीन है उसमें 10 डोज बन सकती है एक वायल में, ठीक है। सो 1 ml ऑफ डाइल्यूट इज एडेड टू द वायल टू मेक 10 डोजेस। इसमें क्या हमको ओनली 1 ml डाइल्यूट यूज़ करना है नॉर्मल सेलाइन का, जिसके थ्रू क्या बन सकता है 10 डोज बन सकती है, ठीक है। जैसे ही हमने रिकन्स्टिट्यूशन मतलब इसको बनाया उसके 3 से 4 घंटे तक हमें यूज़ करना, उसके बाद हमें इसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। वैक्सीन को हमें इंट्राडर्मल लगाना है लेफ्ट आर्म में जस्ट अबाउ द डेल्टोइड विथ अ 26 गॉज निडल। जो निडल की गॉज है वो 26 होनी चाहिए और सिरिंज कितनी होनी चाहिए, 0.1 ml, 0.1 to 1 ml सिरिंज होनी चाहिए, ठीक है। जो ओनली जो टिप है सिरिंज का वही इंसर्ट होता है स्किन में, ठीक है। और अगर करेक्ट इंजेक्शन का कैसे असेसमेंट किया जा सकता है कि जहाँ हमने लगाया है वहाँ पर जो स्किन एरिया है वो 5 mm व्हील मतलब इतना चक्र मतलब इतना रेड थोड़ा सा उभर जाता है, रेज हो जाता है उसका, ठीक है। आप जैसे ही वैक्सीन कर रहे हैं तो मदर या अटेंडेंट को बताना है कि उस इंजेक्शन साइट को टच नहीं करना है, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसमें पैप्यूल बन जाता है, एक दाने रूप में उभार आता है 2 से 3 हफ्ते के अंदर। उसके बाद एक नोड्यूल बन जाता है 5 to 6 वीक में। उसके बाद वो ब्रेकेज हो जाता है अल्सर के रूप में और स्कार के रूप में वो रह जाता है 6 to 12 वीक के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तब भी इस वैक्सीन की अगेन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन कुछ बच्चों में नहीं दी जाती है, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, एचआईवी इन्फेक्शन है उसको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, स्टेरॉइड्स वगैरह अगर पेशेंट को चल रही थी, ठीक है, उस बच्चे को ना कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्टेड है, इन कंडीशन में बीसीजी वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की जा सकती है,
ठीक है। अगर जो वैक्सीन्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड करना है, अगर इसको डॉक्यूमेंट करना है कि हमने किस टाइप का दी है वैक्सीन, कंप्लीट रिपोर्टिंग एंड देखना है। इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? नॉर्मली जो माइनर इफेक्ट होते हैं वो लोकल पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस हो सकता है, लेकिन इसके सीवियर जो से एडवर्स रिएक्शंस भी आते हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। जो लोकल एब्सेस है और जो वैक्सीनेशन के बाद बनता है, ठीक है, उसको अगर कंटिन्यू अगर वो एब्सेस बन गया, पस बन गया उसमें, तो हमें नॉर्मली इसको एस्पिरेट करना है और अपने आप ही छोड़ देना है कि ताकि वो स्पॉन्टेनियसली हील हो जाए। ठीक है। अगर फिर भी हील नहीं हुआ है तो हमें इंसाइज करके, मतलब कट लगा के फिर उसे ट्रीट करना है और लोकल एप्लीकेशन करना है आइसोनियाज़ाइड पाउडर के थ्रू। जब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तब हमें कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन या सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना है। उसकी वजह से वैक्सीन की इफ़ेक्टिविटी का फ़र्क आता है, मतलब उसकी इफ़ेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट है कि BCG वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म में ही क्यों लगाई जाती है? तो इसका आंसर है कि इससे यूनिफॉर्मिटी, मतलब समानता बनी रहती है और हमें ये हेल्प करता है जब सर्वे करने जाते हैं तो वैक्सीन को रिसिप्ट का हम पता कर सकते हैं कि इनको ये वैक्सीन मिल चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओनली 0.05 ml ही डोज क्यों दी जाती है न्यूबॉर्न को, जो 1 महीने से कम है, क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर ये है कि जो न्यूबॉर्न होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी स्किन बहुत थिन होती है। जो इंटरडर्मल इंजेक्शन है 0.1 ml वो उनकी स्किन को ब्रेक कर सकता है या फिर डीपर जो टिश्यूज़ है उसमें पेनिट्रेट कर सकता है, उसकी वजह से एब्सेस या एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए डोज ऑफ 0.05 ml ही इनफ होती है बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि BCG ओनली 1 साल के अंदर ही क्यों दिया जाता है? तो ये बताया जाता है इसका आंसर कि जो क्लिनिकली या सब क्लिनिकल जो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है वो 1 साल के अंदर बच्चों को मोस्टली होता है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको 1 ईयर तक हमें ये इंजेक्शन देना ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अगर स्कार अपीयर नहीं हुआ है तो हमें क्या BCG वापस को देनी है? तो इसका आंसर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर कोई बच्चे में स्कार नहीं डेवलप हुआ है तो। ठीक है। ये रहा BCG का कंप्लीट कि कैसे रूट से दी जाती है, कौन से फॉर्म में होती है, कितनी डोज दी जाती है, क्या सावधानी रखनी, क्या इसके एक्शन होता है, ये सब कुछ आपने देख लिया है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस वैक्सीन के बारे में। DPT कंबाइंड वैक्सीन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है 3 डिजीज से, जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। ठीक है। ये एक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर्म में आती है जिसे हम रेडी है यूज़ करने के लिए। एक स्ट्राइल होती है, वाइटिश कलर की होती है और एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन में होती है। ठीक है। इसमें डिप्थीरिया टॉक्सिड होता है, टिटनेस टॉक्सिड होता है एंड इनएक्टिवेटेड वॉर्टेला पर्ट्यूसियाई बैसिलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये जो एंटीजेंस होते हैं ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट के अंदर एड्जॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम क्लोराइड के अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बने रहते हैं। ठीक है। इसमें जो प्रिजर्वेटिव रहता है वो थायोमर्जल रहता है। ये आप याद रखिएगा कि कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है वैक्सीन के लिए, तो होता है थायोमर्जल। इसकी जो वायल होती है वो 5 ml की होती है, उसमें 10 डोजेज दी जाते हैं 0.5 ml के। ठीक है। ये 95% डिप्थीरिया एंड टिटनेस से प्रोटेक्ट करता है और 80% पर्ट्यूसिस से प्रोटेक्ट करता है। इसमें 3 डोजेज होती हैं, 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, जो कि एंट्रियोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई पर लगाया जाता है 0.5 ml डोज में। ठीक है। मतलब इसमें मैक्सिमल सभी, मतलब एडवर्स रिएक्शन जो होती है वो इमीडिएट होती है। इसमें 2 बूस्टर डोज भी लगाए जाते हैं। फर्स्ट जो बूस्टर डोज होती है वो 16 to 24 मंथ्स में, और DPT जो सेकंड बूस्टर डोज होती है वो 5 ईयर में लगता है। ठीक है। जो सेकंड बूस्टर डोज है वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में लगता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो जो इंजेक्शन है वो अपर आर्म में लगाया जाता है। ठीक है। ओपन वाइल कैन बी यूज्ड, इसमें जो ओपन वाइल पॉलिसी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो इसमें फॉलो की जाती है। ठीक है। वैक्सीन उन बच्चों में नहीं लगाया जाता जिनमें हाई फीवर हो, एक्यूट इलनेस हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट हो या 6 ईयर से ऊपर ओल्ड एज हो। ठीक है।
अगर सीवियर रिएक्शन पाया गया फर्स्ट डोज में तो हमें ये डोज नहीं लगानी है। ठीक है, क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, तो लोकल रिएक्शन जो होते हैं पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, और सिस्टमेटिक हम आगे देखेंगे फीवर, चिल्स, जनरल मलेज, इस तरीके से इसको इफेक्ट आते हैं। जैसे सीवियर इफेक्ट में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट स्क्रीमिंग, घबराहट होना, सीजर्स आना, हाइपोटेनिक हाइपर रिस्पॉन्सिव एपिसोड में शॉक में चला जाना या एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, मतलब इतने डोसेज में से इतने लोगों को होता है, इतना ज़रूरी नहीं कि सभी को होता है। 1,000 में से 60,000 में से कुछ को प्रेजेंट हुए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इससे रिलेटेड क्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किए जाते हैं, वाई डीटी जो डिप्थीरिया टिटनेस को रिप्लेस करके डीपीटी वैक्सीन क्यों कर दिया गया है 2 साल के बच्चों के लिए। तो ये बताया गया है कि जो पर्ट्यूसिस केसेस हैं वो हायर पाए गए हैं एज ग्रुप, जो 2 ईयर एज ग्रुप है उसमें हायर पाए गए हैं, इसलिए डीटी की जगह डीपीटी को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, अगर चाइल्ड ने डीपीटी 1, 2, 3 और ओपीवी 1, 2, 3 नहीं लिया है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, तो हमें कितनी एज तक ये प्रोवाइड करना है, तो हमें टिल 7 ईयर्स डीपीटी और ओपीवी 5 ईयर्स तक हम उसको बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसने कंप्लीट नहीं किया है शेड्यूल को, हमें रीस्टार्ट नहीं करना है, जहाँ से रह गया वहीं से हमें उसको एडमिनिस्टर करना है, जो भी रिमेनिंग डोसेस बची हुई है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है कि हमें 4 वीक या 1 मंथ का मिनिमम मतलब गैप क्यों ही चाहिए 2 डोसेस के बीच में, तो इसलिए चाहिए क्योंकि जो ये इंटरवल है, ठीक है, एक अगर हम कम कर देंगे तो प्रॉपर एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोडक्ट नहीं हो पाती है प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए एटलीस्ट हमें 4 वीक्स का इंटरवल लेना ज़रूरी होता है ताकि प्रॉपर एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी वैक्सीन्स को एंट्रियोलेटरल थाइक पर ही क्यों दिया जाता है, ग्लूटियल रीजन जो बटक से वहाँ क्यों नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जो डीपीटी वैक्सीन है वो इसलिए मिड थाइक पर दिया जाता है और ग्लूटियल रीजन पे इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ग्लूटियल रीजन पे अगर दे दिया तो डैमेज हो सकती है शियाटिक नर्व। ठीक है, और जो ये वैक्सीन है ये डिपॉजिटेड हो जाती है फैट ऑफ ग्लूटियल रीजन पे और प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हमें अगर बच्चे को एलर्जिक है डीपीटी से और उसको एन्सेफेलोपैथी डेवलप हो जाए आफ्टर डीपीटी तो क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे को एलर्जिक है डीपीटी से और डेवलप हो गया एन्सेफेलोपैथी डीपीटी के बाद, तो हमें बच्चे को डीटी वैक्सीन देना है, ना कि डीपीटी वैक्सीन देना है। अगर रिमेनिंग जो डोसेज है ना उसमें, मतलब फर्स्ट डोज में अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो हमें रिमेनिंग में डीटी वैक्सीन देना है, पर्ट्यूसिस को निकाल देना है। एक आते हैं डीटी वैक्सीन, वही हमें यूज़ करना है क्योंकि पर्ट्यूसिस कंपोनेंट की वजह से ही एन्सेफेलोपैथी या एलर्जी का कॉज बनता है, इसलिए ये लोकली अवेलेबल है वो हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है टिटेनस टॉक्सॉइड। आपको डीपीटी भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टीटी वैक्सीन भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, मोनोवेलेंट वैक्सीन होती है, ये 5 ml जो फॉर्म में होता है जिसमें 10 डोजेज लगाए जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।